जब इन लोगों को कुछ नहीं पता था ना, तो हमारे ऋषियों को सारी कॉन्स्टलेशंस पता थी। जो कॉर्ड काटने का टाइम है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो ले लो ब्रह्मांड की उस लोकेलिटी से। वो जो चीज़ है वो कुंडली है हमारी। एक ही माँ बाप के पैदा किए हुए बच्चे, एक ही चक्की का आटा खाते हुए बच्चे, एक ही स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे, एक ही जैसा इन्वायरमेंट लेते हुए अलग अलग क्यों निकलते हैं इतना? नक्षत्रों का खेल है पूरा। इस चैनल पे आज तक आपने कई सारे एस्ट्रोलॉजी एपिसोड्स देखे हैं। आज का एपिसोड बहुत ज्यादा खास है क्योंकि एक डीप डाइव है एस्ट्रोलॉजी के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे। आज हम बात कर रहे हैं नक्षत्रों के बारे में। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और यह है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं राजन खिल्लन से। राजन खिल्लन जी एक अमेजिंग एस्ट्रोलॉजर है। इनफैक्ट वो एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर है जिनके पास कई सारे और एस्ट्रोलॉजर सीखने के लिए आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि राजन खिल्लन जी एस्ट्रोलॉजर्स के भी गुरु है। नक्षत्र मून के ऑर्बिट से रिलेटेड होता है, बट इसका हमारी लाइफ में एक बहुत ही क्रूशियल रोल होता है जिसे कई सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। आज के इस एपिसोड में आपको यही चीज पसंद आएगी, आपको यही चीज समझ आएगी। आई होप सो। इस एपिसोड को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा अबाउट एस्ट्रोलॉजी, अबाउट नक्षत्र एंड लाइफ में नक्षत्रों को यूज करके सक्सेसफुल कैसे हुआ जा सकता है। अगर एपिसोड अच्छा लगता है तो लाइक बटन जरूर दबाना, बिकॉज वी ब्रिंग यू अ न्यू एपिसोड एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे एट 5 PM। नमस्ते राजन सर, आपका स्वागत है शो पे। एस्ट्रोलॉजी पे काफ़ी बात करेंगे, नक्षत्रों के बारे में जानेंगे, शरीर लक्षण एक आपने चीज़ बताई उसके बारे में जानेंगे। बट सर, फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। थैंक यू भाई। सर, दिल्ली से आप मुंबई आए हैं। एस्ट्रोलॉजी के बारे में यूजुअली दिल्ली के लोगों का और मुंबई के लोगों का पर्सपेक्टिव आपको लगता है सेम होगा? ऑल ओवर वर्ल्ड का प्रोस्पेक्टिव सेम है। हम्म। एस्ट्रोलॉजी का प्रोस्पेक्टिव प्रिडिक्शन नहीं है, ओके। होना भी नहीं चाहिए। एस्ट्रोलॉजी का प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए गाइडेंस। गाइडेंस अगर एस्ट्रोलॉजी का प्रोस्पेक्टिव होगा तो एस्ट्रोलॉजी से अच्छा टूल टू गेट सक्सेस इन लाइफ कोई भी नहीं है। हम्म। पर सर, ऐसा क्यों कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी से सक्सेस मिलेगी? क्योंकि ऐसा नहीं कहेंगे तो पेमेंट नहीं मिलेगी, फीस नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल, आप मेरे क्लाइंट हो और आप मुझे बोलते हो कि सर मुझे सक्सेस फेमस होना है, हम्म। और मैंने कुंडली खोली और मैं बोलता हूँ नहीं हो पाओगे, हम्म। तो आप क्या करोगे? हम्म। आप दूसरे एस्ट्रोलॉजर। दूसरे के पास, करेक्ट। जो आप सुनना चाहते हो वो अगर मैं नहीं बोलूँगा तो मैं हो गया बुरा। हम्म। अब मुझे वही सुनाना है आपको जो आप सुनना चाहते हो, और अगर मैंने वो चीज़ बोल दी, आप सक्सेसफुल ऐसे हो सकते हो, तो मैं हो गया अच्छा। हम्म। बुरे और अच्छे में ये फ़र्क है। फिर आते हैं उपाय। हम्म। उपाय एस्ट्रोलॉजी को बदनाम करने वाले, जो चीज़ एस्ट्रोलॉजी को बदनाम करने वाली वो है उपाय। उपाय मतलब सॉल्यूशंस जो लोग देते हैं। जो सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस में क्या, जैसे कि? देयर आर ओनली 3 सॉल्यूशंस और उपाय और रेमेडीज इन दिस वर्ल्ड। हम्म। नंबर 1, मंत्र, जो आप खुद करो। नंबर 2, फास्टिंग, हम्म। उपवास। नंबर 3, डोनेशन। हम्म। इसके अलावा सब व्यापार है, उपाय नहीं है, रेमेडीज नहीं है। मंत्र, उपवास और दान, हम्म। इसके अलावा कोई भी चीज उपाय की श्रेणी में नहीं आती। ओके। थोड़े बहुत स्टोन्स आते हैं, हाँ। लेकिन अब मैं रेकमेंड नहीं करता। क्यों? पॉल्यूशन बहुत है। हम्म। पोल्यूशन बहुत है मतलब उसका स्टोन से क्या कनेक्शन है? एक स्टोन बहुत महंगा आता है, हम्म। फिर उसमें सामने वाले को भरोसा होता है, नहीं होता तो ओके। बट स्टोन्स काम करते हैं। ओके। करते जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं हैं। तो एस्ट्रोलॉजी आती कहाँ से, मतलब आपको पता कैसे चलता है कि एक इंसान की कुंडली देखने पे कि इसके साथ में क्या होगा क्या नहीं है?
जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर टाइम लिखता है बच्चा पैदा होने के बाद। क्या उसको काटते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? हाँ, और वो कॉर्ड एक काटते हैं, कॉर्ड, राइट? एब्डोमिनल कॉर्ड हाँ। कहते हैं उसको। कॉर्ड काटे, वो जो कॉर्ड काटने का टाइम है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो ले लो ब्रह्मांड की उस लोकेलिटी से। हम्म। वो जो वो जो चीज है वो कुंडली है हमारी। ओके। मून कहीं होगा, सन कहीं होगा, किसी ना किसी राशि में होंगे, हम्म। किसी ना किसी नक्षत्र में होंगे, हम्म। कहीं तो होंगे। 360 डिग्री में कहीं तो होंगे, राइट। और 360 डिग्री में 27 नक्षत्र है। हम्म। तो कोई ना कोई चीज किसी ना किसी नक्षत्र में, किसी ना किसी राशि में होगी। हम्म। उसके कॉम्बिनेशन से हम ये बता सकते हैं कि उसके क्या क्या रिजल्ट रहेंगे, इन अ गाइडेंस फॉर्म, हम्म। नॉट इन अ प्रिडिक्टिव फॉर्म। ओके। और वो जो गाइडेंस फॉर्म में बताएंगे वो भी बहुत बड़ा काम करेंगे। हम्म। अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि उसकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, तो उसको अपनी फैमिली लाइफ को अच्छी रखने के लिए टू कीप पीस एंड हार्मोनी कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेने चाहिए। हम्म। किसी की हेल्थ नहीं अच्छी रहेगी, उसको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। वेल्थ नहीं अच्छी रहेगी, खर्चे नहीं करने चाहिए, रिस्क नहीं लेने चाहिए। हम्म। इट्स ऑल अबाउट गाइडेंस एंड हाउ वी डू इट। ओके। इट्स नॉट अबाउट कि ये कर लोगे तो बड़े आदमी बन जाओगे, ये कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो जो आपने एक बात कही कुंडली वाली, नक्षत्र वाली, कि जब एक बच्चा पैदा होता है उस वक्त वो जिस नक्षत्र में पैदा हो रहा है उसके बेसिस पे कुंडली बनती है। बट मैंने बहुत सी बार ये भी देखा है कि जैसे जब किसी की शादी होती है तो उस वक्त फिर से कुंडली बनाई जाती है, वो कुंडली मैच की जाती है। तो अलग अलग क्यों ऐसा ही है? दूध में बॉर्नवीटा डालोगे तो क्या बनेगा? बॉर्नविटा वाला दूध? हल्दी डालोगे तो? हल्दी वाला दूध? चाय डालोगे तो? चाय बन जाएगी। तीनों अलग अलग चीजें, हम्म। तीनों की नेमिंग अलग अलग है, हम्म। तीनों के कॉम्बिनेशन अलग अलग हैं। हम्म। ऐसी जब दो लोगों को कंबाइन करते हैं हम, तो उस कॉम्बिनेशन को हम शादी बोलते हैं। हम्म। करेक्ट। तो मान लो एक दूध है, एक हल्दी है, तो दूध में हल्दी अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया, हम्म। दूध में बॉर्नवीटा अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया, दूध में चाय अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया, दूध में कॉफी अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन दूध में नींबू हाँ। तो दूध फाड़ देगा। राइट। हम्म। तो जो 36 गुण मिलने चाहिए हम्म। ये लोग बोलते हैं, पर जैसे आई थिंक सो श्री राम और सीता माँ के 36 से 36 गुण मिलते रहे, बट उनकी लाइफ में तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स फिर भी थी। अभी नक्षत्रों में आएंगे ना, पता अच्छा। चल जाएगा। ओके। श्री राम का नक्षत्र डिटेल में करूंगा। हम्म। ओके। पर ये इस लूप को एंड करने के लिए ये जो 36 गुण वाली बात होती है, 36 के 36 गुण मिलना ज़रूरी होते हैं या कोई एक मिनिमम नंबर है कि इतने मिल गए तो भी हो जाता है? इसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ओके। नाड़ी है, हम्म। बकूट है, हम्म। गण है, मैत्री है, योनि है। हर फैक्टर का अपने अपनी इंपॉर्टेंस है। हम्म। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है नाड़ी। हम्म। नाड़ी के 8 नंबर होते हैं। वो या तो 8 में से 8 होंगे या 8 में से 0 होंगे, या मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम्म। और नाड़ी दोष है तो अवॉइड है। ओके। बाकी सब किसी ना किसी तरह से हम टैकल कर सकते हैं, लेकिन नाड़ी दोष को टैकल नहीं कर सकते। हम्म। तो नाड़ी दोष है तो अवॉइड है। 28 नंबर मिलते हो तो अवॉइड हो जाएगा। ओके। लेकिन 19 नंबर मिलते हो लेकिन नाड़ी दोष ठीक हो, तो मैं टिक कर दूंगा कि यू कैन गो अहेड विथ हम्म। कॉशन। ये जो 36 गुण होते हैं ये होते क्या एग्जैक्टली अगर आप वो बता दो, क्योंकि हम मुझे पता है कि जब ये वीडियो एडिट होगा तो इसके ऊपर एक रील बनेगी, तो ये 36 गुण क्या होते हैं जो शादी में मिलाने होते हैं? शादी में बहुत कुछ मिलाना होता है। हम्म। 36 गुण मैच मेकिंग होती है। ओके। नाड़ी से देखी जाती है हेल्थ, बकूट से देखी जाती है आपसी प्यार, फिर मैत्री से देखी जाती है कंपैटिबिलिटी। कॉम्पैक्टिबिलिटी, योनि से देखी जाती है सेक्स लाइफ, हम्म। वर्ण से देखा जाता है
आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो कि नहीं करते। ओके। जाति भी होती है, वर्ण भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आप जितना माइन्यूटली ले जा सकते हो आप ले जा सकते हम्म। जिसके 36 के 36 गुण मिल गए उसका क्या होगा? हो। उसका भी बर्बाद हो सकता है, हम्म। क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें हैं। नक्षत्र जैसा आपने कहा। ओके। तो नक्षत्र वाले टॉपिक में डाइव इन करते हैं, क्योंकि अब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आपने कहा कि श्री राम का मैं नक्षत्र बताऊंगा। हम्म। नक्षत्र पहली बात कॉन्स्टेलेशंस होते हैं, बट इसका एक अगर आपको ब्रीफ डेफिनेशन देना हो, लोगों को समझाना हो, तो किस तरह से आप समझाओगे? हाईवे देखा, हाईवे। हम्म। हाईवे के इस तरफ एक गांव होता है, इस तरफ एक गांव होता है, बीच बिल्कुल। में सड़क होती है। हम्म। जो इस तरफ गांव है वो भी एक नक्षत्र है, हम्म। जो इस तरफ गांव है वो भी एक नक्षत्र है, और जो बीच में सड़क है वो है जोडियक। ओके। और वहां पे घूम रहा है मून, सैटर्न, हम्म। मरकरी, वीनस, अर्थ भी उसी में घूम रही है। हम्म। लेकिन अर्थ घूम रही है इसलिए हमें लग रहा है सन भी घूम रहा है। हम्म। तो जब अर्थ इस नक्षत्र से इस नक्षत्र में आएगी तो सन की प्लेसमेंट भी चेंज हो जाएगी। हम्म। मैं आपको सामने से देख रहा हूँ, लेकिन हम्म। मैं ही घूम के उधर चले जाऊंगा तो आपकी प्लेसमेंट मेरे सामने तो रहेगी ही नहीं ना। राइट। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हम्म। तो अर्थ भी ग्रह बन गई, ओ सन भी ग्रह ग्रह बन गया। बन गया। हम्म। तो राइट। 7 ग्रह है हम्म। और 2 सेंसिटिव पॉइंट्स है, राहु, केतु। केतु। हम्म। वैसे तो इसके अलावा भी बहुत कुछ है, अच्छा। जो जैसे कि? धूम, ओके। गुलिक, इंद्रचाप, व्यत, व्यतिपात, धूमकेतु, हम्म। बहुत सारे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं। ये क्या होते हैं जिनका भी आपने नाम लिया? ये स्टार्स होते हैं? धूम का एग्जांपल देता हूँ। हम्म। धूम के बारे में ना एस्ट्रोलॉजर्स को भी नहीं पता। अच्छा। जो अपने आप को ऐसे सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं ना, उनको धूम के बारे में नहीं पता, ओके। गुलिक के बारे में नहीं पता। हम्म। धूम की कैलकुलेशन ईजी है, तो धूम के बारे में बताता हूँ। हम्म। सन, जहाँ पे सन बैठता है हम्म। वहां से 4 राशि ऐड कर दो हम्म। और 13 डिग्री ऐड कर दो, तो धूम करके एक सेंसिटिव पॉइंट है, उसको सेंसिटिव पॉइंट बोलना ठीक रहेगा। हम्म। वो जिस भी हाउस में होगा आपकी कुंडली के, वो नेगेटिव इफेक्ट देगा ही देगा। ओके। पर क्यों ऐसा? तो रूल है, मैटर ऑफ रूल है। ओके, मतलब यूनिवर्स का बहुत रूल है। सारे कॉमेट्स हैं ऊपर, हम्म। ये उनको कॉमेट्स ही मानो, उनको आप ग्रह भी नहीं मान सकते, लेकिन हम्म। उनको आप कॉमेट्स मान सकते हो। ओके। तो वो मूव होते रहते हैं। हम्म। और ये भी प्लैनेट्स जितना ही इफेक्ट करते हैं। अच्छा। बंदे का राजयोग बन रहा है लेकिन उसका धूम इन्वॉल्व हो गया उस हाँ। राजयोग में, वो राजयोग नलीफाई हो जाएगा। हम्म। बैंड बजाते रहोगे, राजयोग बन रहा है, राजयोग बन रहा है, ऑटो चला रहा होगा, रिक्शा चला रहा होगा, चाउमीन बेच रहा होगा। हम्म। मतलब चाहे राजलो योग लिखा हो, बट अगर वो धूम आपके कुंडली धूम में है, है। व्यतिपात है, इंद्रचाप है, हम्म। परिवेश है, गुलिक है, कुछ भी। ओके। धूम और गुलिक मेन है, धूम और गुलिक। मेन है। ओके। तो ये पता कैसे चलता है कि आपकी कुंडली में है नहीं है? ये तो आप कुंडली बनाते हो। ये वही जो आपने बर्थ के टाइम पे बनाया वही, ये चेंज नहीं होता? हाँ जी। ओके। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक इंसान है जिसके लाइफ में राजयोग लिखा है हम्म। कुंडली के अकॉर्डिंग, हम्म। बट ये धूम वाली चीज भी उसके कुंडली में है, तो डील कैसे करेगा वो उससे फिर? मैनेज करेगा। हम्म। हाँ, आपने मुझे एक बात कही कि जिसका जिसके नसीब में जो लिखा है वही होगा उसके साथ। हम्म। तो ये क्या चीज है? क्या चीज है मतलब? मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपना नसीब तो सब चेंज करते हैं, मतलब कोई लिखवा के नहीं आता, तो इसे कैसे चेंज किया जा वो सकता वही लोग कहते हैं सक्सेसफुल हो चुके होते हैं। है? पर बहुत सारे लोग होते हैं ना जो स्ट्रगल करते हैं और फिर भी आगे जाके सक्सेस पाते हैं। तो वो भी तो नसीब है। हम्म। लेडी लक भी तो नसीब है। हम्म। लेडी भी तो लक से आई है। राइट। हम्म। तो ये जो नक्षत्र है फिर? एक आदमी का डिम्पल आता है, क्या वो उसकी मेहनत है कि नसीब है? नसीब है ये तो। एक आदमी की हाइट 6 फुट है, हम्म। मेरी हाइट 6 फुट है, 6 फुट 2 इंच है, हम्म। ये मेरी मेहनत है कि नसीब है? नसीब। एक आदमी का बाप
डॉक्टर है, ये उसकी मेहनत है कि नसीब है? ये तो नसीब ही है। नसीब है। हम्म, एक आदमी का बाप मजदूर है, ये उसकी मेहनत है कि नसीब है? नसीब है। हम्म, नसीब को एज अ फैक्टर आप कभी भी आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, हार्ड वर्क का अपना रोल हम्म, है, मैं उसमें मना ही नहीं कर रहा, लेकिन लक का रोल बहुत बड़ा बहुत होता बड़ा है। तो अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, है। विराट कोहली। हम्म। तो विराट कोहली का बर्थडे कब आता है, विराट कोहली का? 5 नवंबर 5 नवंबर। को। तो हाँ। वो किस नक्षत्र में पैदा हुए रहेंगे जो इन्हें लाइफ में इतनी ज़्यादा सक्सेस मिली है? और ऐसा नहीं है कि मतलब ओवरनाइट मिले, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया फिर जाके मिला। देखो, विराट कोहली की मैंने कुंडली स्टडी इसलिए नहीं की क्योंकि क्रिकेटर्स की कुंडली में ना ईयर डिफरेंस आ जाता है। हाँ। हम्म, धोनी और विराट कोहली की कुंडली का एग्जैक्ट ईयर हम्म, जो होगा हम्म। और जो उन्होंने लिखवाया हुआ है उसमें थोड़ा सा हम कर लेता हूँ, गैप हो सकता है। ओके। हाँ। हाँ, मतलब वो तो एज अपना गलत भी बताते हैं बहुत सी बार, राइट? हम्म। तो कोई ऐसा फेमस इंसान जिसमें मतलब बहुत। अमिताभ बच्चन, ओके, अमित शाह, नरेंद्र दामोदर मोदी, सर इनका बताइए। इनका क्या बताऊं, इनकी कुंडली में राजयोग है, हम्म। नरेंद्र मोदी। मैंने एक चीज और मैं बताऊं, हाँ। लोगों को नजर नहीं आता, लेकिन एक चीज होती है, अतिक्रांत ग्रह, ओके, क्या मतलब होता है इसका? आउट ऑफ बाउंड्स। हम्म। ये भी बहुत बहुत ऐसी टर्म बता रहा हूँ जो लोगों को ये भी नहीं पता। नरेंद्र मोदी के ग्रह आउट ऑफ बाउंड्स है। इसका क्या मतलब होता है, आउट ऑफ बाउंड है? कुछ रेशियो है, मैं एग्जांपल देता हूँ क्या है इसका मतलब। हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो फ्लेमेबल है, हम्म, ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो फ्लेमेबल है, हम्म, लेकिन दोनों एक रेशियो में बैठती हैं। हम्म। दोनों का कॉम्बिनेशन होता है एक पर्टिकुलर एच रेशियो टू में, ओ। वो पानी बना देता है। हम्म, वो किसी भी आग को बुझा देगा, चाहे पानी अच्छा हो या बुरा हो, हम्म, गंदा हो या साफ हो। तो ऐसी नीच के ग्रह, नरेंद्र मोदी जी का मून नीच का है और 0 डिग्री का है, हम्म। लगन भी 0 डिग्री का है, मार्स भी 0 डिग्री का, मतलब बहुत सारी चीजें 0 डिग्री की। राइट। वो कोई ऐसा रेशियो बनाते हैं जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। उसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले 3 साल की एस्ट्रोलॉजी पढ़नी जरूरी है। हम्म। उनको समझने के लिए मैं स्पेनिश बोलने लग जाऊंगा, आपको हाँ, समझ थोड़ी आएगी। राइट। लेकिन वो चीज़ समझने के लिए आपको एक बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। हम्म, वो बेसिक नॉलेज पंचांग और एस्ट्रोलॉजी की मेरे हिसाब से इंडिया में तो सबको होनी जरूरी है। हम्म, वाल्मीकि जी जब रामायण लिख रहे थे तो उन्होंने लिखा, लॉर्ड राम हु वॉज बॉर्न इन पुनर्वसु नक्षत्र एंड लग्ना वॉज इन पुष्य नक्षत्र। हम्म। तो वो एक आदमी के पैदा होने का टाइम नहीं बता रहे, वो उसका नक्षत्र बता रहे हैं। राइट। हम्म, तो उसकी रेलिवेंस देखो पुराने टाइम में कितनी थी। हम्म। इनफैक्ट सर, चाणक्य हिंदी नीति में भी लिखा है ना? हिंदी मंथ्स के नाम जानते हो? बहुत रेयरली एक किसी भी हिंदी मंथ का नाम जानते हो? फाल्गुन एक फाल्गुन। बताया, हाँ। फाल्गुन की फुल मून में हम्म। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आता है। अच्छा, ओके। हम्म, आश्विन के फुल मून में पूर्णिमा में हम्म। अश्विनी नक्षत्र आता है। ओके। कार्तिक जिसमें दिवाली आती है, कार्तिक मास। कार्तिक अमावस्या, हम्म। कार्तिक के फुल मून में जब गुरु नानक जयंती भी होती है, हाँ। कृतिका नक्षत्र होता है। हम्म। ओके। कृतिका नक्षत्र वो होता है ना जिसमें मतलब सेवन सिस्टर्स वाला वो एक चीज है, जिन्हें कार्तिकेय को जिन्होंने बड़ा किया था। इसके ऊपर भी हम और बात करेंगे। ठीक ओके। है। फिर कार्तिक के बाद कार्तिक आता है, आश्विन आता है, फिर उसके बाद आता है मार्गशीर्ष। हम्म। उसकी फुल मून में मृगशिरा नक्षत्र आता है। ओके। तो नेमिंग ऋषि ने नक्षत्रों के हिसाब से तो किया है हिंदी मंथ्स की। रेलिवेंस देखो ना। राइट। फिर माघ का महीना आता है, हम्म, माघ के फुल मून में मघा नक्षत्र आता है। हम्म। फिर आपका फाल्गुन, फाल्गुनी। फिर चैत्र के फुल मून में आता है चित्रा नक्षत्र, ओके। जब होती है होली। हम्म। तो नक्षत्रों के बेसिस पे सब नाम रखे गए ये। अब आप देख ही लो। हम्म, वैशाख,
वैशाख अप्रैल वाला मंथ होता है, उसके फुल मून में विशाखा नक्षत्र आता है। ओके। फिर ज्येष्ठ का महीना आता है जब गर्मी होती है, जेठ का माह, जेठ के फुल मून में पूर्णिमा में ज्येष्ठा नक्षत्र आता है। ओके। सिंपल। गूगल सबके पास है, पंचांग सबके पास है, रिसर्च कर लो। मैंने चाणक्य नीति में शायद ये कहा है कि हर इंसान को पंचांग पढ़ना आना चाहिए, और मतलब एक एस्ट्रोलॉजी का आपके पास में एस्पेक्ट होना चाहिए, भले आप उसे चाणक्य यूज करें या नीति, ना। चाणक्य नीति इज adopted, some of the adoptive version of the विदुर नीति। ओके, विदुर नीति क्या है? विदुर विदुर महाभारत में हाँ, जो विदुर थे, राइट। पांडु और धृतराष्ट्र के भाई थे। हाँ। विदुर के जो बायोलॉजिकल फादर थे वो व्यास ऋषि थे, और विदुर के जो बायोलॉजिकल दादा थे वो पराशर ऋषि थे। पराशर ऋषि ने तो पराशर होरा शास्त्र लिखी है, जिसकी वजह से हम पंचांग समझ पा रहे हैं, हम प्लैनेट समझ पा रहे हैं, हम एस्ट्रोनॉमी समझ पा रहे हैं, हम कुंडली देख पा रहे हैं। तो चाणक्य नीति में तो पंचांग का इस्तेमाल होगा ही होगा, क्योंकि वो विदुर नीति से कुछ अडॉप्टेड है। और विदुर कौन थे? राइट। विदुर तो एक बहुत मेन पार्ट थे महाभारत का पूरा। He was the grandson of Parashar Rishi only, who is the data of astrology. तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का नाम ही पराशर होरा शास्त्र है, मतलब बृहत पराशर होरा शास्त्र। राइट, उस बुक, वो एक किताब है जिससे एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज हमें मिलता है। वो ही एक किताब है। बाकी किताबों में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, नाम मेरे को, मतलब आई थिंक समथिंग इज फिशी इन दैट। ओके। न्यूमरोलॉजी में भी, टैरो कार्ड में भी। लेकिन पराशर होरा इज 100% ऑथेंटिक इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ओके। सो ये जो हमने नक्षत्र वाली बात की थी, या नरेंद्र मोदी जी का वो लूप हमने स्टार्ट किया था, इसको एक एंड पे लाने के लिए आप उनका फ्यूचर भी बता सकते हैं कि मतलब इलेक्शन में वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे, क्या ये भी उसके बेसिस पे पता चलता है? 2026 या 27 में वो रिटायरमेंट ले लेंगे। रिटायरमेंट ले लेंगे? ओके। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है फिर तो। आई थिंक सो अभी वो 76 ईयर्स के है, इफ आई एम नहीं नॉट नहीं, रॉन्ग। कम है। ओके। 1950 बॉर्न है वो। ओके। 73 के 73 74 के आसपास 73 होंगे। के कंप्लीट हो गए हैं, हम्म। लेकिन 76 के आसपास रिटायरमेंट ले लेंगे 2026 या 27 में। ओके। फिर मेरे हिसाब से योगी जी आएंगे। ये किस बेसिस पे आप कह रहे हैं? है अपनी कुछ कैलकुलेशन। ओके। तो बट क्यों स्पेसिफिकली योगी जी ही, मतलब और भी बहुत सारे लीडर्स हैं। इंडिया के जितने प्राइम मिनिस्टर हैं, सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर, सब अनमैरिड है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है, लेकिन वो समझाने लगूंगा तो फिर वही स्पेनिश बोलने लग जाऊंगा। वो एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है। जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था ना, उस टाइम का चार्ट निकालोगे तो पता चलेगा ये मैं क्यों कह रहा हूँ। ओके। तो बहुत सारे लोग, लेकिन ये तो मानते हो ना, ज्यादातर लीडर्स हाँ, जो लंबे टाइम तक रहे हैं, इंदिरा गांधी वगैरह, या तो वो विडो, हाँ, या वो अनमैरिड, या वो मतलब वो अपने उस पीरियड में सिंगल रहे हैं। तो इसलिए मैं योगी जी का नाम दिमाग में बार बार आता है। उसके पीछे की रीजनिंग ये है। ओके। अमित शाह जी का नहीं आता। राइट सर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लेडी लक एक चीज होती है। लेडी भी तो लक से मिलती है। ट्रू। वो जो लेडी लक है, वो भी तो, लेडी भी तो लक से मिलती है। तो आपके अगर ग्रहों में, नक्षत्र में वो लिखा होगा तो वो मिल जाएगी। 7th हाउस स्ट्रांग है, 12th हाउस स्ट्रांग है, वीनस स्ट्रांग है, जुपिटर स्ट्रांग है, तो लेडी लक आएगा ही आएगा। ओके। बट ये कैसे होता है, मतलब एक लेडी के आपके लाइफ में आने से आपकी लाइफ चेंज कैसे हो जाती है? मतलब क्यों इतना क्रेडिट दिया जाता है लेडी लक को, मतलब? वो बस कहने की बात है। अच्छा, ओके। हो सकता है मतलब कोई, यार होता पता है क्या है, एक लेडी कब आती है लाइफ में? जब 25 साल के आसपास। हाँ, 25 साल के आसपास। और करियर
20-25 साल के आसपास ही अपनी पीक पकड़ना शुरू हाँ करता है, 25 से 35 के बीच में। राइट वो कोइंसाइड होती हैं डेट्स, और वही डेट्स होती हैं जो बायोलॉजिकली बच्चे या गर्ल की, मतलब लेडी की होती हैं, जो आपकी लाइफ में आती है। लेडी लग या जेंट्स लग, कुछ भी कह लो, लेडीज भी आजकल बहुत। राइट नक्षत्र को और एक्सपैंड करते हैं कुछ ऐसी चीजें जो नक्षत्र के बारे में लोगों को जानना चाहिए। सब कुछ ही जानना चाहिए। ये तो इतना बड़ा टॉपिक है जो नेवर एंडिंग है। आप और हम तो 1-1.5-2 घंटे बात कर लेंगे, ब्रीफ में बात करेंगे, लेकिन जितनी रिसर्च करोगे उतनी कम है। एस्ट्रोनॉमी है ये, प्रॉपर ओके एस्ट्रोनॉमी है ये। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, शायद आप इससे रिलेट करोगे। इंसान को जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या चाहिए? ऑक्सीजन हो सकता है, पैसा हो सकता है, पैसा हो सकता है, और घर, पैसे का क्या करोगे? रोटी कपड़ा मकान। रोटी, कपड़ा, ये दोनों चीज़ें फार्मिंग से जुड़ी हैं। रोटी और कपड़ा। रोटी जुड़ी है कपड़ा भी तो, कॉटन की भी हाँ फार्मिंग। राइट राइट रोटी और कपड़ा डायरेक्टली इनडायरेक्टली फार्मिंग से जुड़ी हैं। फार्मिंग किससे जुड़ी है? एक हाइपोथेसिस सिचुएशन है कि जब भी इंसान धरती में आया होगा, और जब भी उन्हें जंगलों में देखा है कि एक पॉइंट पे एक फ्रूट या वेजिटेबल, जंगली फ्रूट या जंगली वेजिटेबल अपने आप उगता है, तो एक आदमी ने एनालिसिस किया, या एक फैमिली ने, या एक, जब ऊपर हमें लॉयन नज़र आता है, सिंह राशि नज़र आती है, तब अगर हम फार्मिंग करें तो उसका अच्छा रिजल्ट आता है कुछ महीनों बाद। तो ये किससे जुड़ गई फार्मिंग? एस्ट्रोनॉमी से। वेदर किससे जुड़े हुए हैं? एस्ट्रोनॉमी से। हो रहा काल किससे जुड़ी हुई है? एस्ट्रोनॉमी से। ओके हर चीज तो एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी हुई है। अब ग्रीक्स उसको हरकुलिस बोल देते हैं, हम उसको अपने नाम दे देते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। ग्रीक्स के नाम अलग हैं, हमारे नाम अलग हैं, राइट क्योंकि उनकी माइथोलॉजी और हमारी माइथोलॉजी के जो गॉड्स हैं, जिसको हरकुलिस बोलते हैं, या वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन वर्ड्स अलग है। राइट तो हर नक्षत्र का अगर आप ब्रीफ में बता सके कि क्या रोल होता है, मतलब किस नक्षत्र के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो अगर आप समझा सके। ऑब्जेक्टिव वर्ड कहना गलत है, ओके करेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स राइट पानी की करेक्टरिस्टिक क्या है? पानी की कैरेक्टरिस्टिक शायद आग बुझा आग देगा, बुझाना, हाँ प्यास बुझाना। प्यास बुझाना, बुझाना कैरेक्टरिस्टिक्स है। और आग की करेक्टरिस्टिक क्या है? जलाना। जलाना। ऐसे ही हमारा नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। उसके लॉर्ड हैं अश्विनी कुमार्स, जिनको हम बोलते हैं डॉक्टर्स ऑफ द गॉड। जिनसे आयुर्वेद की भी शुरुआत हुई है। अश्विनी कुमार, जो भी अश्विनी नक्षत्र में पैदा होता है, केमिकल्स का जानकार होता है, डॉक्टर्स का जानकार होता है, दवाइयों का जानकार होता है, डॉक्टरी में होता है, सर्जन होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अपने आप को जवान रखने की कोशिश करता है। अश्विनी नक्षत्र की शेप है घोड़े का मुंह। घोड़ा क्या है? फास्ट है, राइट फास्ट डिसीजन मेकिंग, फास्ट, तेज तेज दौड़ना, तेज तेज चलना, एक्सरसाइज करना, सारे गुण आएंगे। ओके और अगर अश्विनी नक्षत्र में कुछ ओवर हो जाए तो सनक की हद तक गुण आएंगे। जैसे लोग 50 साल की उम्र में बिटॉक्स करा लेते हैं, और बालों को रीग्रो करने के लिए सर्जरी करा लेते हैं, वो भी अश्विनी नक्षत्र में आएगा। राइट ओके भरणी नक्षत्र के लॉर्ड हैं यमराज। आकाश में स्थिति है स्त्री की वेजाइना की तरह। तो भरणी नक्षत्र में यमराज के गुण आएंगे, डाटा कलेक्टर, किसी के साथ गलत नहीं करना, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा रिजल्ट देना, टाइमली पहुंचना हर जगह, वर्कोहॉलिक होना। और योनि के गुण आएंगे गायनी, सेक्सुअल इंटरेस्ट, सेक्सुअल स्टडीज,
ओके। तो ऐसे ऐसे हर नक्षत्र के अपने अपने करेक्टरिस्टिक्स बनते जाएंगे। सबसे पावरफुल नक्षत्र कौन सा होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा। हाँ, ये जरूर है कि रोहिणी नक्षत्र को सबसे ज्यादा पॉजिटिव माना गया है, ओके। लेकिन पावरफुल नहीं कह सकते। क्योंकि सबके अपने अपने हम्म फ्लॉज है, सबके अपने अपने हम्म अलग अलग चीजें हैं। हम्म हम्म। कॉम्बिनेशन मैटर करता। कॉम्बिनेशन जैसे कि? कौन कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है हम्म। और उसका क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है बाकी ग्रहों से। तो ये अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर मेरा नक्षत्र बताना हो कि मैं किस नक्षत्र में पैदा हुआ था, ये कैसे बता सकते हैं? मैं अभी तो सॉफ्टवेयर में देख के बता दूंगा। ओके। हाँ, अगर वैसे नहीं तो मैं हाथ से भी कुंडली बना सकता हूँ, अगर सॉफ्टवेयर ना एग्जिस्ट करें तो। तो किस बेसिस पे बनता है ये? पंचांग बेसिस पे बनता है। ओके। आपको पंचांग एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक्चुअली पंचांग होता क्या है? हिंदू कैलेंडर। हिंदू मतलब विक्रम संवत जो हम कहते हैं। विक्रम संवत। हम्म। विक्रम संवत की पहली डेट जो होती है उसको बोलते हैं चैत्र महीने की प्रतिपदा तिथि। ओके। चैत्र महीना। हम्म। चैत्र महीना आता है मार्च में। हम्म। पहला महीना हो गया चैत्र, जो मार्च में आता है। तो दूसरा महीना कब आएगा? अप्रैल में। हम्म। तीसरा आएगा मई में। चौथा आएगा जून में। पांचवा आएगा जुलाई में। हम्म। छठा आएगा अगस्त में। सप सप्टेम्बर हम्म। अक्टूबर, अष्ट अक्टूबर, हम्म। नव से नवंबर, हम्म। 10 से दिसंबर। और ये जो बाकी नाम है ये इनके ग्रीक्स के राजाओं के नाम है, हम्म। रोमन और ग्रीक के। राइट। ओके। तो ये भी हमसे ही लिया हुआ है। हिंदू हाँ ये तो पंचांग का कोई तोड़ नहीं है, हम्म। कोई तोड़ नहीं है पंचांग का। नंबर्स भी हमारे, ये जो नंबर्स सब कुछ, आज जिसे हम अराबिक न्यूमरल्स कहते हैं, गए सब तो यहाँ कुछ से हमारा ही है। हम्म। जब इन लोगों को कुछ नहीं पता था ना, तो हमारे ऋषियों को सारी कॉन्स्टलेशंस पता थी। हम्म। आज ये जो 88 कॉन्स्टलेशंस इन्होंने बनाई हुई है ना एस्ट्रोनॉमी हाँ। वालों ने, जो इनकी नासा वगैरह ने, उसमें से 60-70 कॉन्स्टलेशन तो हमारे ऋषियों ने अथर्ववेद और सूर्य सिद्धांत में पहले ही लिखी हुई है। हम्म। तो इन्होंने कुछ अलग नहीं किया। पर आपको क्यों लगता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने एस्ट्रोनॉमी पे इतना जोर दिया था, इतनी उसकी स्टडी की थी, ऐसा क्यों था? विष्णु भगवान जो है ना, हम्म। वो एस्ट्रोनॉमी है। और जो शिव भगवान है ना, वो टाइम है। इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों ऐसा। स्वाति नक्षत्र को बोलते हैं विष्णु का दिल। हम्म। एक नक्षत्र को किसी का दिल बोलते हैं। हम्म। अश्विनी नक्षत्र को बोलते हैं विष्णु का सर। हम्म। तो सब कुछ ही विष्णु जी के शरीर के अंगों के हिसाब से बाइफरगेट किया हुआ है। तो ओके। पूरा जब विष्णु जी अपना बड़ा रूप दिखाते हैं, चतुर्भुज जो रूप दिखाते हम्म। हैं, जो उन्होंने अर्जुन को दिखाया अर्जुन को था, दिखाया था। वो ब्रह्मांड ही है सारा। हम्म। मतलब वो गॉड ऑफ यूनिवर्स है। वो ही यूनिवर्स है। वो ही यूनिवर्स है। उनके अंदर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ, हम्म। वो ही यूनिवर्स है। और जो टाइम है हम्म। वो शिव जी हैं, काल। महाकाल। और टाइम एंड स्पेस का इतना ज़्यादा उसीलिए इम्पोर्टेंस है। एक एक कॉन्स्टलेशन 2-2 लाख लाइट ईयर्स दूर है। हम्म। लाइट ईयर्स दूर है। राइट। और वो लाइट ईयर शायद आपको, मतलब अगर उस डिस्टेंस को, उस टाइम को आपको ट्रैवल करना है, तो आपको शिव जी की हेल्प लगेगी शायद उसके लिए। शिव जी की हेल्प तो चलो क्या लगी, जो टेक्नोलॉजी से भी ट्रैवल करोगे और उसकी पिक्चर्स लोगे तो तुम्हें कितने साल पुरानी पिक्चर मिलेगी राइट, उसकी। क्योंकि वो लाइट आने के लिए उतना टाइम लग रहा है, तो टाइम ट्रैवल कर रहे हो आप एक तरह से। पर जब ये ऋषि मुनियों की, अब जैसे हमने बात की, तो हमें क्लियरली देखने मिलता है कि उन्होंने एस्ट्रोनॉमी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। टाइम को क्यों नहीं उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, या दिया है शायद मैं मिस आउट कर रहा हूँ? हमारी जो पुरानी बुक्स थी, जो हम्म। हमारे पुराने गुरुकुल थे, वो सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। हम्म। जो नॉलेज बची हुई है वो 20-25-30% ही है। हम्म। तो एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ बैड साइंस, इट्स अधूरी रह गई है। हम्म। पहली बात ये। दूसरा, एस्ट्रोलॉजर रिसर्च कहाँ करता है? एस्ट्रोलॉजर तो 2-4 साल बढ़ के कमाई करता है। हाँ। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर। मॉडर्न क्या, कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, हम्म। रिसर्च करनी बहुत जरूरी है। हम्म। नेवर एंडिंग स्टडी है, नेवर एंडिंग। राइट।
क्योंकि स्पेस तो कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, हम कुछ ना कुछ नया डिस्कवर कर रहे डिस्कवर हैं। करते ओके, तो जब हम फिर नक्षत्र की वापस से बात करते हैं, कुछ ऐसे लोग भारतीय इतिहास में जिनके जन्म का आपको पता हो कि ये जिस नक्षत्र में जन्म लिया था इन्होंने, तो इन्होंने पूरी दुनिया ही बदल दी उसका, जैसे श्री राम एक हैं। एग्जाम्पल है। सिर्फ नक्षत्र से नहीं कह सकते उसको, ओके। हम ये जरूर कह सकते हैं उन नक्षत्रों के ट्रेड उनके लाइफ में आते हैं। राम जी पुनर्वसु नक्षत्र है। पुनर्वसु पुनर्वसु, क्या मतलब होता है इसका? पुनर्वसना, रीसेटलमेंट। ओके। कोई भी आदमी जो पुनर्वसु नक्षत्र का होगा वो रीसेटल करेगा लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी रीसेटल कर सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी रीसेटल कर सकता है, घर बार बार बदल सकता है, ऑफिस बार बार बदल सकता है, काम बार बार बदल सकता है। वो डिपेंड करेगा उसकी कुंडली से, स्थिर नहीं लेकिन रहेगा एक जगह पे। एक दो चीजें उसकी जिंदगी में होगी जिसमें वो रिसेटल करता रहे। पुनर्वसु वालों की 2 शादियां होने के योग होते हैं, अच्छा। ओके। नहीं तो उनके घर बदलने के योग होते हैं, नहीं तो उनके ऑफिस बदलने के योग होते हैं। पर ऐसा क्यों है? नाम क्या है? पुनर्वसु। नाम में ही सब कुछ है। ओके। नाम से ही आपको एक की पॉइंट मिल जाता है, यहाँ कह लो कि हिंट आ जाता है। अश्विनी, अश्विनी कुमार थे, अश्विनी कुमार डॉक्टर्स थे देवताओं के। भरनी यमराज, कृतिका, कृतिका थी वो कार्तिकी जी को पालने वाली, तो कृतिका की कोई मदर होगी तो कितनी अच्छी मदर होगी। ओके। रोहिणी, रोहिणी का मतलब ही होता है सेंडिंग, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस, और रोहिणी बहुत सुंदर थी, तो बहुत ज़्यादा सिडक्टिव, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग। गुड लुकिंग, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत अच्छी ब्रांड्स पहनने वाला या वाली। मृगशिरा, मृग, डियर, कस्तूरी, कंफ्यूज, ये स्मेल कहाँ से आ रही है, वो कंफ्यूजन में रहता है। प्रजापति, हाई ऑन हार्मोन्स। आद्रा, आद्रा रुद्र का अवतार है। ओके। हिडन एंगर, किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर पाना, और कुछ गलत होता देखने पे कुड़ना, किसी को आलसी देखने में कुड़ जाना अपने आप से, छोटी छोटी बातों में मिसकम्युनिकेशन हो जाना। राइट। तो हर नक्षत्र में अपने कीवर्ड छुपे हुए हैं। आद्रा के बाद आता है पुनर्वसु, पुनर्वसु मैंने आपको बता दिया रीसेटलमेंट। राइट। फिर आता है पुष्य, पुष्य का मतलब था पुष्ट, हेल्थ में, वेल्थ में, काम में पुष्ट होना, मतलब अच्छा। हाँ, और पुष्य में अगर थर्सडे या संडे का कॉम्बिनेशन हो जाए तो गुरु पुष्य या रवि पुष्य योग बन जाता है, वो और अच्छा हो जाता है। ओके। वो समझ लो आपकी बहुत अच्छी सब्जी में ऊपर से देसी घी का तड़का लग गया। राइट। तो मेरा नक्षत्र क्या है, उसके बाद में मेरे पास आपका एक अलग क्वेश्चन है। बट जैसे 7 नवंबर 1997 8:20 PM, हाँ, तो मेरा नक्षत्र क्या होगा आपके मुझे अकॉर्डिंग? देखना पड़ेगा वो। ओके, अभी देखूं? देख लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। प्लेस ऑफ बर्थ? नागपुर। श्रवण नक्षत्र। ओके, क्या इसका फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है? श्रवण नक्षत्र, ये लोग सुनते बहुत अच्छा है, पॉडकास्ट। सुनते भी हैं अच्छा, बोलते भी अच्छा है, इनका काम बोलने से रिलेटेड होता है। श्रवण नक्षत्र को 3 पैरों के समान माना गया है, जो वामन अवतार थे कृष्ण जी के, विष्णु जी के, उनसे। तो 3 पैरों का मतलब 3 स्टार्स हैं श्रवण नक्षत्र ओके, में, वो 3 तीन पैरों की तरह है। हाँ, तो आपकी 3 साल की साइकिल चलेगी, अच्छी और बुरी। अच्छी बुरी अच्छी बुरी, ओके, ऑल्टरनेट होता रहेगा वो। और श्रवण नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र है। ओके, क्यों अच्छा है ये? क्योंकि पहली बात तो आप हाफ मून में पैदा हुए हो, अष्टमी नवमी के आसपास, तो बैलेंस देता है आपको।
और एक अभिजीत नक्षत्र होता है जो काउंटिंग में नहीं आता लेकिन एग्जिस्ट करता है। वो श्रवण नक्षत्र की पहली पदा में थोड़ा सा होता है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की फोर्थ पदा में थोड़ा सा होता है। मतलब ज्यादातर उत्तराषाढ़ा में होता है तो, लेकिन थोड़ा सा श्रवण नक्षत्र में भी होता है। तो जो अभिजीत का जहाँ पे पॉइंट आता है वो बहुत अच्छा माना जाता है ओके। इन टर्म्स ऑफ ऑस्पिशियसनेस एंड बीइंग अ गुड मैन इंटेंशनली। ओके। नक्षत्र से इंटेंशन पता चल जाती है, नक्षत्र से आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वो पता चल जाती हैं। राइट। तो कोई ऐसे नक्षत्र होते हैं जिसमें मतलब सक्सेस इज गारंटीड टू दैट पर्सन, या वो अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता ओके। है, हर नक्षत्र की अपनी करेक्टरिस्टिक होती है लेकिन सक्सेस गारंटीड है ये नहीं कह सकते। ओके। जैसे कौन से नक्षत्र के लोग सबसे ज्यादा पर सक्सेसफुल होते हैं इन जनरल? रोहिणी के होते हैं, कृत्तिका के होते हैं, जितने भी द्विपुष्कर त्रिपुष्कर नक्षत्र होते हैं उनके होते हैं। हर नक्षत्र के लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं लेकिन सक्सेस को हम ना सिर्फ मनी मैटर्स में आजकल तोड़ने लग गए हैं। सबका डेफिनेशन अलग है उसका। सबका डेफिनेशन अलग है लेकिन नक्षत्र से हाँ ये है कि करेक्टरिस्टिक, लव लाइफ हाँ। और जॉब कौन से सेक्टर में करनी चाहिए, करियर क्या चूज करना चाहिए, हर चीज में हेल्प जरूर करता है नक्षत्र। ओके। तो अब जैसे मैं श्रवण में हूँ तो मेरा जो जॉब होना चाहिए वो बोलने का, सुनने का वो होना चाहिए। अगर कोई रोहिणी नक्षत्र में है तो उसका जॉब? रोहिणी नक्षत्र वाले अट्रैक्टिव होते हैं। कृष्ण जी का नक्षत्र था, रोहिणी नक्षत्र की जो शेप बनती है वो बनती है रथ की तरह। एयरफोर्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ओके। सिडक्टिव सेक्टर जैसे मेकअप बॉलीवुड हो आर्टिस्ट गया हो गया या या एनीथिंग रिलेटेड टू व्हीकल्स, एनीथिंग रिलेटेड टू हाई लेवल इंजीनियरिंग ओके। जिसमें रॉकेट्स वगैरह भी आते हैं। तो ये सारे सेक्टर्स हो सकते हैं। राइट। काफ़ी इंटरेस्टिंग है नक्षत्रों के बारे में जानना। और कोई ऐसी चीज़ जो आपको आपके रिसर्च में पता चली हो अबाउट नक्षत्रस? हाँ मेरे को तो बहुत सारी चीजें पता है। कोई ऐसी मतलब जिससे आप भी शौक हो गए कि ये कैसे चीज़ आ गई यहाँ पे? मैं बताता हूँ आपको, ये आपने मंत्र सुना है, स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सवा, स्वस्ति न पूषा विश्व वेदा, स्वस्ति नक्षत्र अरिष्ट नेमी, स्वस्ति न बृहस्पति धृतायु। इसमें पहला वर्ड यूज किया गया है स्वस्ति न इंद्रो विश्व सवा, जो इंद्र है उसके बड़े कान है। इंद्र चित्रा नक्षत्र के, चित्रा नक्षत्र 14th नक्षत्र है। ओके। जो हाफ कन्या राशि में है और हाफ तुला राशि में है, मतलब हाफ वर्गो में है और हाफ लिब्रा में है। ओके। वो उसके हाफ से स्टार्ट होता है और ये यजुर्वेद का मंत्र है। अच्छा। ओके। स्वस्ति न इंद्रो विश्व वेदा, जो स्वस्ति न इंद्रो जो मंत्र है वो यजुर्वेद का मंत्र है। हर टीवी सीरियल के बैकग्राउंड में शुरू रहता है ये मंत्र। हमारे वेदों में जो मंत्र लिखे हैं वो नक्षत्रों के हिसाब से लिखे हैं और नक्षत्रों के डाइटिस की हम पूजा करते हैं। पहले हम तिथि की डाइटिस की पूजा करते हैं, फिर हम नक्षत्रों के डाइटिस की पूजा करते हैं। राइट। और जो स्वास्तिक बनता है वो भी इसी मंत्र के बाद बना हुआ है। जो स्वास्तिक है इसी मंत्र के बाद बना हुआ है। स्वास्तिक का इंपॉर्टेंस क्या होता है? ये चार जो डाइटिस है ना, इंद्र, बृहस्पति का मतलब पूषा ही बृहस्पति है, और ये चार अलग अलग कॉम्बिनेशन है नक्षत्रों के, जो चार पॉइंट्स हैं उनसे ये स्वास्तिक बनता है। ओके। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से स्वस्तिक का इम्पोर्टेंस कुछ रहता है? बहुत ज्यादा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब कोई नया घर लो या कुछ लो तो गेट के ऊपर स्वस्तिक बना। यजुर्वेद का पहला मंत्र है। ओके। यजुर्वेद का ये पहला मंत्र है। आप बुक खोलोगे तो हाँ, पहला मंत्र। लेकिन गेट के ऊपर क्यों बनाया जाता है? शुभ होता है, शुभ। स्टार्टिंग है ना। राइट। पहले मैं सोचता था कि इंद्र क्यों आ रहा है, इंद्र क्यों आ रहा है,
तो जब मैंने रिसर्च की तो पता लगा ये इंद्र इसलिए आ रहा है क्योंकि चित्रा नक्षत्र के लॉर्ड इंद्र हैं, और चित्रा नक्षत्र टेक्निकली हमारे जॉडियक का सेंटर, ओके, मतलब जो वहीं से, 12 जोडिएक्स होते हैं। हाँ वहीं से सब शुरू होता है। ओके। हम्म। जोडिएक्स के बारे में आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मतलब नक्षत्र हमने जान लिया, बट एक पार्ट जोडिएक का भी होता है, तो क्या है ये? पूरा जो ब्रह्मांड है, जितने मर्जी लाइट ईयर्स है, हम्म। जितना मर्जी दूर है, वो है तो हम्म। 360 डिग्री ना, एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे तो 360 डिग्री से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता हम्म। ना, ये तो मानते हो। तो हर 30 डिग्री को जोड़ जोड़ के हमने 12 जोडियक्स में डिवाइड कर दिया, हमने हम्म। नहीं, मतलब ऋषि ने, पराशर ऋषि ने। और जिसमें जितने क्लस्टर ऑफ स्टार्स बनते थे उसकी एक शेप बनती थी। हम्म। एरिस में बनता था वो शीप, हम्म। टॉरस में बनता था बुल, हम्म। और जेमिनी में बनता था कपल, ओके। कैंसर में बनता था केकड़ा, हम्म। लियो में बनता था शेर, और लियो का वर्गो में बनता था एक लेडी हम्म। जो बोट में चल रही है, हम्म। और लिब्रा में बनता था तराजू। तराजू, विंग स्केल, और उसमें बिच्छू बनता था स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियन। ये सब क्लस्टर ऑफ स्टार्स को देखते हुए एक 30 डिग्री के एंगल में कितने क्लस्टर ऑफ स्टार आ रहे हैं, तो उसको आगे करते रहे। हम्म। फिर सेजिटेरियस, उसमें बनता था एक घोड़ा और आधा वॉरियर हम्म। जो एक वो लेके, हाँ। बो एंड एरो लेके बैठा हुआ है। फिर एक कैप्रिकॉन में एक मगरमच्छ जैसा प्राणी बनता था। हम्म। फिर एक्वेरियस में एक लेडी है जिसके हाथ में घड़ा है, जो फूटा हुआ है, उससे पानी गिर रहा है। हम्म। और पाइसिस में बनती थी 2 मछलियां। हम्म। और इसका रेलिवेंस बहुत बड़ा है ओके। एस्ट्रोलॉजी में। क्यों बड़ा है और क्या रिलेवेंस है? एरिस वाले कम खाते हैं, हम्म। उनको ठंड ज्यादा लगती है। हम्म। एरिस, उससे आ गया रेलिवेंस। एरिस असेंडेंट की बात कर रहा हूं मैं, हम्म। लगन लॉर्ड। ओके। और पीछे हटते हैं फिर मारते हैं, पीछे हटते हैं फिर मारते हैं, और झुंड में चलते हैं। ये आपने जो अभी बात की एरीज असेंडेंट लग्न लॉर्ड, हम्म। ये क्या है एग्जैक्टली exactly? जब हम हमारी कुंडली बनती है तो ईस्ट में जो पहला हाउस होता है उसको हम लगन बोलते हैं। ओके। तो जब भी हम पैदा होंगे तो हमारे फर्स्ट हाउस में जिस डिग्री में हम पैदा होंगे वो हमारा लगन होगा। हम्म। तो वो अगर एरीस है तो हमारे अंदर एरीस के करेक्टरिस्टिक आएंगे, टॉरस ओके। है तो टॉरस के आएंगे, जेमिनी आया तो जेमिनी के राइट, आएंगे। बट मैंने सुना था मतलब जोडिएक तो डेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये? वो आप सन जोडिएक की बात कर रहे हो। अच्छा, इसमें भी अलग अलग चीजें होती हैं। हाँ, ये ओके। मैं जोडिएक की बात कर रहा हूँ कि हम रोज के जोडिएक की बात कर रहे हैं। हम्म। सन जोडिएक डेट पे डिपेंड करता ओके। है। जो तो अगर सन जोडिएक है तो मून जोडिएक भी होता होगा, मून गेसिंग। जोडिएक भी होता है। मून ओके। जोडिएक तो 29 दिन में पूरा मून जोडिएक कवर कर लेता है। हम्म। सन को लगते हैं 365 डेज, और सन को 365 डेज नहीं, 365 डेज 6 आवर्स एंड 21 मिनट्स लगते हैं। उसे लिए एक लीप ईयर होता है। हम्म। उसी वजह से लीप ईयर होता है। राइट। सैटर्न को पूरा जोडिएक कवर करने में लगते हैं 30 साल हम्म। अप्रोक्सीमेटली। वैसे 29 साल कुछ महीने लगते हैं, लेकिन हम्म। 30 साल मान लो आप। हम्म। जुपिटर को लगते हैं 12 साल। राइट। तो ऐसे ही होता है। हम्म। जोडिएक तो वही है ना। हाँ, जोडिएक एक हाईवे है जिसके ऊपर हमारी गाड़ी चल रही है जिसके लाइफ ऊपर की। हमारी गाड़ी चल रही है। एग्जाम्पल देता हूँ, शायद समझ आ जाए किसी को। मैं मून हूँ और मैं जोडिएक में चल रहा हूँ, हम्म। और जोडिएक, मेरा जोडिएक फिर होता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में, हम्म। और मेरी गर्लफ्रेंड रहती है जयपुर में। तो क्या मैं जयपुर में उतर के थोड़ा टाइम स्पेंड करते हुए जाऊंगा? हम्म। यस नो? यस। वो जो जयपुर है ना, वो रोहिणी है। ओके। और एक जगह मेरा दुश्मन रहता है या जिससे मैं मिलना नहीं चाहता, हम्म। तो वहां मैं जाके थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा कि निकलो यहाँ से यार, हाँ निकलो हाँ, निकलो, मुझे मजा नहीं आ रहा, यहाँ नहीं बैठना। डेफिनेटली। जहाँ आपकी बिलव्ड है वहां आप रुक रहे हो, वहां आप हम्म। खुश हो रहे हो, उसी रोड में। और जहाँ आप, वो घूमती हुई रोड है। हम्म। जोडिएक क्या है? घूमता हुआ। हम्म। मून 29 दिनों में घूम जाता है। राइट। सन, अर्थ घूमती है, मतलब घूमती तो अर्थ है लेकिन नजर सन आता है घूमता, वो 365 डेज हम्म। लेता है।
राइट। तो जब हम ये सन ज़ोडिएक और मून ज़ोडिएक की बात करते हैं, तो अब जैसे सन ज़ोडिएक मेरा स्कॉर्पियो है क्योंकि 7 नवंबर। सन और मून छोड़ दो, ओके। कोई ना कोई प्लेनेट किसी ना किसी जोडिएक में होगा, हुँ, किसी ना किसी फ्रेम में होगा जोडिएक के। राइट। तो मतलब किसी ना किसी राशि में होगा, हुँ, किसी ना किसी राशि में होगा। तो एक राशि में करीबन 3 नक्षत्र होते हैं। हुँ, मतलब दो बड़े नक्षत्र होते हैं, एक छोटा नक्षत्र हुँ, होता है। मतलब क्योंकि 13.2 डिग्री का नक्षत्र होता है, तो बड़ा पार्ट 2 नक्षत्र यूज करते हैं, छोटा पार्ट एक नक्षत्र होता है, कोई भी राशि हो। हुँ, तो उन तीनों नक्षत्रों में से एक नक्षत्र में होगा। हुँ, तो एंड ऑफ द डे जोडियक इज कॉम्बिनेशन ऑफ 27 नक्षत्र हाँ, और 12 साइंस। राइट। ये आप कुछ भी समझ लो, हुँ, क्योंकि साइंस के अंदर नक्षत्र है और नक्षत्र के अंदर नक्षत्र की पद है। राइट। और जो हम कुंडली देखते हैं ना, कुंडली में हम लगन चार्ट देखते हैं, हुँ, फिर नवमांश देखते हैं, फिर द्वादशांश देखते हैं, D30 देखते हैं, D60, वो सब क्या है? नक्षत्र ही तो है। तो ये जो डेली वो आते रहता है कि स्कॉर्पियन वालों को आज ये करना चाहिए, एक्वेरियस वालों को या पाइसेस वालों को ये चीज़ें करनी चाहिए, वो कितना सच होता है, कितना झूठ होता है? वही तो कह रहा हूँ ना, पॉल्यूशन बहुत है आजकल। हुँ, पैसा बनाने के लिए। ओके। इंडल्ज करने के लिए, कुछ करने के लिए। हुँ। रोज एस्ट्रोलॉजी नहीं करनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजी से गाइडेंस लेनी चाहिए, फिर वो काम करना चाहिए। फिर साल 2 साल में उसमें कोई प्रॉब्लम आए, फिर गाइडेंस लेनी चाहिए, हुँ, फिर काम करना चाहिए। मतलब रोज एस्ट्रोलॉजी नहीं देखनी चाहिए। हुँ, ओके। तो नक्षत्रों के बारे में अगर हम और बात करें, तो कुछ ऐसे नक्षत्र भी होते हैं जिसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं? हर नक्षत्र के अपने ट्रेड्स होते हैं, वो हुँ, नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता। ओके। पेट्रोल में आग लग जाती है, क्या वो नेगेटिव ट्रेड है? नहीं, बट मैं इस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि जैसे रावण हो गया या और भी जो हमारे हिस्टोरिकली विलेन्स रहे हैं, तो ये सब मतलब कौन पॉसिबल है कौन कि कह रहा है रावण विलन है? हर आदमी हुँ, अपना करेक्टरिस्टिक्स फुलफिल करने आया था, हुँ, फुलफिल करके चला गया। मतलब कोई गुड नहीं है, कोई इविल नहीं है, सब अपने कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल करने आए थे। सनातन धर्म को ढंग से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, सब अपने कर्मों को भोग रहे हैं। हुँ। हाँ, मतलब श्री राम भी अपने कर्म के लिए ही आए थे, इसलिए श्री कृष्ण की डेथ वो एक एरो लगने की वजह से हुई थी। हुँ, श्री कृष्ण जी रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे। रोहिणी नक्षत्र की जो आकाश में स्थिति है वो रथ की तरह है। हुँ, उन्होंने वॉर जोन के अलावा कभी रथ किसी के हाथ में नहीं दिया, खुद रथ चलाया। ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट ड्राइविंग, हुँ, ड्राइविंग अ हॉर्स, ड्राइविंग अ रथ, ड्राइविंग एनीथिंग। हुँ, रोहिणी नक्षत्र वालों को मैं किसी को देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ तेरे को ड्राइविंग का शौक है, चाहे गर्ल है चाहे बॉय है? हुँ, कहता हाँ। इवन वो लोग स्पेशली शिप चलाना सीख रहे होते हैं या प्लेन चलाना सीख रहे होते हैं, उनको बहुत पैशन होता है। हुँ, स्केटिंग का शौक सबसे ज्यादा रोहिणी नक्षत्र में पाया जाता है, ओके। क्योंकि वो रथ में भी वो पहिया ज्यादा नजर आ रहा है उनका। हुँ, फिर राम जी का नक्षत्र था पुनर्वसु। तो पुनर्वसु वाले अपनी फैमिली से थोड़ा सा बेमतलब में वो हो जाते हैं, हुँ, मेंटल सेपरेशन या फिजिकल सेपरेशन हो जाती है। राम राइट। जी की हुई हुँ, बार बार रिसेटल होना पड़ा, होना पड़ा। वाइफ वापसी आने के बाद भी क्या वो वापसी आ पाई? नहीं आ पाई, पुनर्वसु होता रहा, हुँ, रीसेटलमेंट होता रहा। और आप में से किसी का पुनर्वसु नक्षत्र है, आप चेक कर लेना, किसी ना किसी एक पार्ट में यू विल रीसेटल एंड रीसेटल एंड रीसेटल। हुँ, ओके। तो ये जो एक और चीज़ कही जाती है कि टाइम वापस आता है मतलब रिपीट होता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। एस्ट्रोलॉजिकली कितना ट्रू है ये चीज़? एस्ट्रोलॉजिकली ट्रू नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली तो हर चीज चेंज होती रहती है। हुँ। पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे ठीक, महाभारत वापस होगी, वो जो रामायण का युद्ध हुआ था, वो महाभारत का कई युद्ध हुआ था। कई युगों के गुजरने के बाद होगा। ओके। हाँ, वो इन इन टॉपिक्स में इतना रेलिवेंट नहीं है। हुँ, हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि एक इंसान पैदा हुआ, उसकी कुंडली देख के हम उसको क्या गाइड कर सकते हुँ, हैं, और उस गाइडेंस से वो क्या चीज अच्छी ले सकता है। राइट। मैं इधर कोई वो बात करने के मूड में नहीं हूँ कि जिससे कंट्रोवर्सी हुँ, क्रिएट हो। हुँ, मैं एकदम कोर एस्ट्रोलॉजी विद लॉजिक। हुँ, अगर मेरी एस्ट्रोलॉजी में लॉजिक ना मिले तो उस चीज का फायदा नहीं। हुँ, और लॉजिक को समझने के लिए यू हैव टू बी गुड एट द बेसिक्स, कम से कम पंचांग आना चाहिए। राइट। पंचांग के 5 फैक्टर्स होते हैं: तिथि, जिस तिथि में पैदा होते हैं, वार, नक्षत्र, योग, करण। तिथि वार नक्षत्र तो फिर लोगों को पता है,
योग करण तो किसी को पता ही नहीं है। क्या मतलब होता है उसका? योग का मतलब होता है कॉम्बिनेशंस, हम्म। और करण का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट। हम्म। एक योग है वज्र योग, और एक नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। हम्म। चित्रा नक्षत्र के लॉर्ड हुए इंद्र, हम्म। वज्र योग के लॉर्ड हुए इंद्र, क्योंकि वज्र इंद्र का है। हम्म। तो वो आदमी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई काम करेगा, हम्म। लाइट से रिलेटेड कोई काम करेगा, पावर से रिलेटेड कोई काम करेगा। पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर, इलेक्ट्रिसिटी वाली तो पावर। बहुत बढ़िया उसके हम्म। लिए। वज्र का मतलब समझो ना, राइट। या रेन वाटर हार्वेस्टिंग टाइप कोई काम करेगा जिसमें रेन वाटर का वो। हम्म। तो आपको सब कुछ ही समझ आ जाएगा, लेकिन आपको लॉजिक बिठाना पड़ेगा। राइट। पर फिर इस चीज को आज इतना रिलेवेंस क्यों नहीं मिलता? मतलब जैसे आपने कहा कि एटलीस्ट पंचांग का नॉलेज तो होना ही चाहिए सबको। रिसर्च नहीं है ना, और हम्म। हम बेमतलब की चीजें पढ़ रहे हैं, हम्म। जो चीजें जरूरी नहीं है। जो चीजें जरूरी हैं वो हम पढ़ नहीं रहे। मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने कहा है कि सरस्वती रिवर भी इसीलिए गायब हुई क्योंकि ये नॉलेज हमारे नहीं, उसके और भी रीजंस है, ओके। लेकिन एक भी रीजन ये भी है। हम्म। देखो, है पता क्या, नॉलेज तो वापसी आएगी। हम्म। हर चीज रिवर्स होती है, हर चीज वो होती है। और जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट अब वर्क करने लग गई हम्म। है, कभी ये शो योगी आदित्यनाथ जी ने देखा, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि पंचांग की पढ़ाई तो स्टार्ट करो। उन्होंने तो हम्म। की हुई है, जिस मठ में वो पढ़े उन्होंने तो हम्म। की हुई है। योगी आदित्यनाथ सर, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो पॉडकास्ट पे भी आ जाइए। बट सर, कंटिन्यूइंग दिस कॉन्वर्जेशन, आपने शरीर लक्षण की बात की थी हम्म। बिफोर द पॉडकास्ट, बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात की थी। uh, क्या होता है शरीर लक्षण? जब कोई क्लाइंट या कोई बंदा हमारे पास आता है, तो हमें उसका सबसे पहले क्या नजर आएगा? मुंह, हम्म। आंखें, हम्म। आईब्रोस, बाल, अपीयरेंस पूरा। माथा, कान। उसकी कुंडली कभी कभी गलत हो सकती है, लेकिन हम्म। हम कुंडली देख के और उसका शरीर देख के कॉम्बिनेशन बिठा के लगा सकते हैं क्या वो सही कुंडली दे रहा है। हम्म। प्लस कुछ चीजें होती हैं शरीर में जो हम देख के ये बता सकते हैं कि, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे पैर का अंगूठा होता है, पैर का, हम्म। और पैर के अंगूठे के साथ एक उंगली होती है। हाँ। लेडीज की बात कर रहा हूँ। ओके। अगर पैर के अंगूठे के साथ वाली उंगली अंगूठे से लंबी है, तो उनको गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इम्बैलेंस आता ही आता है। ओके। बराबर है तो कम आएगा, और थोड़ी सी नीचे है उससे, तो उनको कंसीविंग में या किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम्म। ओके। इसीलिए वो जो पैर में एक वो रिंग पहनते हैं उसका कुछ मैंने सुना है कि बायोलॉजी से वो होता है बिल्कुल होता है, कनेक्शन। बिल्कुल होता है। ये एक मैंने आपको बताया, जिनका जो पैर का थंब है वो टूवर्ड्स फिंगर्स मुड़ा हुआ होता है, वो लक की निशानी है। और हम्म। जिनका उल्टा मुड़ा होता है वो एडवर्स लक की निशानी। ओके। ये मतलब फीमेल्स के लिए था ये भी? नहीं, ये मेल्स और फीमेल्स ओके। दोनों के लिए था। वो भी मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए था, लेकिन वो फीमेल्स में ज़्यादा मैंने देखा है। ओके। कानों का मैंने बताया था आपको। वो सर ऑडियंस के लिए भी आप एक बार बता दीजिए। कान जितने लंबे, और कानों के फैक्ट के हिसाब से आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि उसका कैसा लक रहेगा। हम्म। आईब्रोज देख के पता चल जाता है। हम्म। नाक जितनी पॉइंटेड होती है और जितनी वो होती है, उतना वीनस अच्छा होता है आपका। हम्म। सर, मेरा चेहरा देख के हम्म। आप क्या बता सकते हो मेरे बारे में? स्ट्रगल आएगा लाइफ। हम्म। किस बेसिस पे आपने ये वो किया? आपके कान आईब्रोज से नीचे हैं, हम्म। और इधर नाक के इधर से जब ऊपर इसके उसके बीच में आते हैं। जिन लोगों के कान, अब रणबीर कपूर का मैं एग्जांपल देता हूँ। हम्म। उसके कान अगर हम नाक की सीध से देखें तो नीचे की तरफ है। हम्म। ये एक बड़ा अच्छा लक होता है आफ्टर 35। हम्म। अब रणबीर कपूर आफ्टर 35 आप देखना ज़्यादा सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएगा। ओके। आमिर खान के ऊपर की तरफ हैं और बाहर हाँ। को निकले हुए हैं। जिनके ऊपर की तरफ हैं, सलमान खान के भी ऊपर की तरफ हैं, अमित शाह जी के भी आप कान देखोगे तो ऊपर की तरफ हैं, और गौतम अदानी जी के कान देखना हम्म। मुड़े हुए हैं और ऊपर की तरफ हम्म। है। हम्म। तो इन सबके कान देखो, और आप इनकी सक्सेस को मैटर करते रहो, और इन्हीं के कान के कॉम्बिनेशन में दूसरों अपने आसपास लोगों के कान देखो, उनकी सक्सेस को देखो, आपको पता चल जाएगा कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। ओके। ऐसे ही नाक पॉइंटेड होनी अच्छी है, लेकिन ज़्यादा पॉइंटेड होनी थोड़ी सी
वीनस के ट्रेड्स को बढ़ा देती है। हम्म। जिनके डिंपल आते हैं वो लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, राइट। क्योंकि डिंपल आना मतलब मरकरी आपका अच्छा है। शाहरुख खान के आते हैं डिम्पल्स आई थिंक। डिंपल आते हम्म। शाहरुख खान के आते हैं, आयुष्मान खुराना के आते हैं, राजन खिलन के आता है। तो राइट। जिन लोग, प्रीति जिंटा के आते हैं, जिन लोगों के डिंपल आते हैं वो उतने ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। एंड जिनकी आईब्रोज जुड़ी हुई हो उसका क्या? बहुत लकी नहीं था। ओके। और अगर यहाँ से मतलब कॉर्नर से पॉइंटेड हो तो? डिस्टर्बेंस इन फैमिली लाइफ, और कान में बाल हो तब भी डिस्टर्बेंस इन फैमिली लाइफ। ओके। जिनका माथा छोटा होता है वो लोग कम आर्ग्यूमेंट करते हैं, जिनका माथा बड़ा होता है वो लोग ज्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं। पर माथा बड़ा होना तो अच्छी चीज होती है, अच्छी राइट? चीज है, लेकिन थोड़ा सा एरोगेंस भी आ जाता है। ओके। तो जैसे गणपति बप्पा का हम देखते हैं, अगर उनका इमेज ले तो एक ओम धुमटकर जी है जो पॉडकास्ट पे आए थे, एंड उन्होंने गणपति बप्पा का जो इमेज है, जिस तरह से वो पोर्ट्रे किए जाते हैं, वो देख के हमें बताया था कि मतलब जैसे उनका माथा बड़ा है तो उससे नॉलेज पता चलता है, कान बड़े ताकि आप लोगों की बातें सुन सको सब, पेट बड़ा है ताकि आप जितने प्रॉब्लम्स है वर्ल्ड में वो पचा सको, खुद ले सको अपने ऊपर। तो ऐसा ही सेम लोगों में भी होता है फिर? हाँ, फर्क तो पड़ता है, हम्म। लेकिन उसको पेट बड़े को अनहेल्दी की तरह भी लेना चाहिए। लेकिन कान बड़े को तो मैं मानता हूँ कि सक्सेसफुल कई लक्षण आते ही हैं, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते ही करते हैं। ओके। और तिथि में गणपति पापा की तिथि है चतुर्थी। जो लोग चतुर्थी में पैदा होते हैं वो लोग थोड़े मोटे हो जाते हैं, थोड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं। ओके। गणपति पापा वाले ट्रेड्स आते हैं और राइट। लोगों की हेल्प करते हैं, उनके विघ्न हरने में उनकी हेल्प करते हैं। हाँ। चाहे कृष्ण पक्ष की चतुर्थी हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो। राइट। मतलब वो जो गणेश चतुर्थी वाला फेस्टिवल होता है उस टाइम पे जो पैदा हो रहे हैं लोग, नहीं नहीं नहीं, कोई किसी भी मंथ की किसी भी चतुर्थी। मंथ की चतुर्थी। ओके। हर जैसे नक्षत्रों के लॉर्ड होते हैं हम्म। तिथि के भी लॉर्ड होते हैं। अच्छा। ओके। इसको और एक्सपैंड करिए, मतलब ये गणपति बप्पा की जैसे हमने बात की, दूसरे कौन से ऐसे मतलब तिथि के लॉर्ड होते हैं? प्रतिपदा के अग्नि होते हैं, हम्म। अमावस्या के पितर होते हैं हमारे एंसेस्टर, द्वितीया के ब्रह्मा जी होते हैं, तृतीया की गौरी माता होती हैं, ओके। पंचमी के नाग देवता होते हैं, षष्ठी के कार्तिकेय जी होते हैं, सप्तमी के सूर्य देव होते हैं, अष्टमी के शिव भगवान है, नवमी की दुर्गा माता, दसवीं के यमराज, एकादशी के ऑल दी देवतास विच आर इन्वॉल्व इन समुद्र मंथन, ओके। तभी एकादशी को बड़ा माना जाता है। द्वादशी के विष्णु जी, त्रयोदशी के कामदेव, लेकिन वो शिव जी में लीन हो गए तो शिव जी हो गए। राइट। चतुर्दशी के, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की कली है, कली कली, जो कली जो मतलब काली माता वाली कली, या आने वाला है कल जी। की अवतार जो आने जी, वाले? जी। ओके। ऐसे नक्षत्रों में भी कुछ बुरे नक्षत्र हैं, जैसे मूल नक्षत्र है, उसकी जो डाइटी है वो निरति बोलते हैं, निरति। वो वो राक्षस है। ओके, मतलब असुर है। ओके। तो उसके ट्रेड्स पूरे आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे ही करण में विष्टिकरण बोलते हैं, इसको भद्रा बोलते हैं, वो भी बहुत नेगेटिव होती है। उसके पीछे भी आप स्टोरीज वगैरह आपको पता चलेंगी वो कितनी नेगेटिव है। तो हर चीज की आपको स्टोरी पता होनी चाहिए, नरेशन पता होना चाहिए, उस हिसाब से आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते उसका हिडन मीनिंग एक होगा जो Hidden आपको meaning। ढूंढना पड़ेगा। ओके। आपने अभिजीत नक्षत्र के बारे में बात की थी, अभिजीत नक्षत्र के बारे में और भी कुछ बताइए क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बहुत ऑस्पिशियस नक्षत्र है, लेकिन ये बहुत दूर है। बहुत दूर है मतलब? बहुत दूर है मतलब ये रेंज से बहुत दूर है, लेकिन इसकी ब्राइटनेस इतनी ज्यादा है कि इसको अवॉइड नहीं किया जाता हमारे उसमें। तो फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन 27 नक्षत्र रखे गए, लेकिन अभिजीत नक्षत्र को बीच बीच में डालते गए। वो आता है, अभिजीत नक्षत्र 27 में काउंट नहीं होता, उसके बाहर आता है? नहीं नहीं उसके ओके। बाहर नहीं आता, वो 27 में भी आता है। ओके। वो उसकी जो डिग्रीज हैं वो है 6.4 टू 10.10 डिग्रीज जो आती हैं, ये आती है आपकी कैप्रिकॉन में। ओके। इसमें उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की 4th पदा आती है, और 10.4 से भी आगे एक्सटेंड करता है जिसमें श्रवण नक्षत्र की 1st पदा आती है। तो उत्तरा पदा मतलब जो फर्स्ट पदा मतलब नक्षत्र को भी 4 में डिवाइड कर दिया। ओके।
और उसके 4 पार्ट्स बना दिए। हाँ। फोर्थ पदा उत्तराषाढ़ा की ओके। और फर्स्ट पदा थोड़ी सी श्रवण की, वो अभिजीत नक्षत्र में मर्ज हो जाती है। ओके। हम्म। तो क्या ट्रेड्स होते हैं इनके? इंटेंशन वाइज बहुत अच्छे होते हैं। ओके, मतलब गुड इंटेंशंस। गुड इंटेंशन, हम्म। पॉल्यूशन में नहीं रह सकते। हाँ। ओके। और जैसे अभिजीत नक्षत्र ब्राइट है, हम्म। वैसे ही ये लोग भी बहुत ब्राइट होते हैं। हम्म। कौन से मंथ्स होते हैं जिनमें ये बर्थ, मतलब इंग्लिश में जो मंथ्स है, हाँ, कौन से वाले मंथ्स होंगे ये? नहीं मंथ्स नहीं होते, रोज ओके। रोज एक नक्षत्र होता है। अच्छा, रोज एक क्योंकि रो- अर्थ हर नक्षत्र से जा रहा है, उसलिए मून मून का मून जा नक्षत्र, रहा हम मून के नक्षत्र की बात है। कर रहे ओके। हैं। ठीक है। 28-29 डेज में मून 27 नक्षत्र पूरा करता है, तो हम्म। एक दिन, एक सवा दिन की एवरेज आती है। हम्म। तो रोज एक नक्षत्र होता ओके। काफ़ी सर, मतलब ऐसी चीज़ें आपने बताई जो प्रोबेबली जिससे अब तक मैं familiar नहीं था, तो है। समझ देयर आर लीजिए। टोटल 27 नक्षत्र। हम्म। और उन उन सब नक्षत्र के मैं एक आपको की पॉइंट बताता हूँ, सिर्फ की पॉइंट, टैगलाइंस। टैग लाइन्स। हम्म। उन टैग लाइन्स पे फोकस करके ना, आप उस नक्षत्र के नेटिव के बारे में एक या दो तीन चीजें बिना सोचे समझे, बिना कोई वो करे बता सकते हो। ओके। क्या ये टैगलाइंस? अश्विनी की टैगलाइन है डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशन और फास्ट डिसीजन मेकिंग, और अपने आप को जवान रखने वाला। भरनी की है डाटा कलेक्टर, हम्म। गुड सेवर। भरनी वाले के पास आज से 25 साल पहले जो उसको गिफ्ट मिला होगा, वो भी आज कहीं ना कहीं होगा। हम्म। रद्दी में माल नहीं बेचते ये लोग। हम्म। हैंडीक्राफ्ट्स को कलेक्ट करने वाले, कॉइन्स को कलेक्ट करने वाले, और सेक्सुअली नॉलेज बहुत लेने की कोशिश करते हैं। कृतिका वाले काटने वाले होते हैं। अच्छा बुचर हो सकता है, अच्छा क्या कहते हैं, नाई को क्या कहते हैं, हेयर हेयर ड्रेसर हो सकता है, राइट। सर्जन हो सकता है, हम्म। बुचर हो सकता है, या सौदा काटने वाला हो सकता है, धोखा मतलब देना, ऑप्शन हाँ। सेलिंग वाला होता है। लेकिन कृतिका ने कार्तिकेय जी को पाला था, तो ये लोग अच्छे पेरेंट्स बनते हैं ओके। कृतिका वाले, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम्म। फिर कृतिका के बाद रोहिणी, स्मार्ट, अट्रैक्टिव, सेंसुअल, और ड्राइविंग का शौक होता है रोहिणी वालों को। हम्म। तो ऐसे ऐसे करके रोहिणी के बाद आता है आपका अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। हम्म। ओवर इमोशनल, ओवर हार्मोनल ओके। और कंफ्यूज्ड। हम्म। मृगशिरा, आद्रा, आद्रा वालों में हिडन एंगर बहुत होता है, रुद्र है, हम्म। और किसी के साथ पार्टनरशिप में काम नहीं कर सकते। अगर आद्रा वाले ने काम किया तो उसका झगड़ा होना ही होना है। ओके। पुनर्वसु, हम्म। रिसेटलमेंट। हम्म। और गोल्ड को लेके बहुत फॉन्ड होते हैं पुनर्वसु वाले। राइट। पुष्य, पुष्य भी बड़ा अच्छा नक्षत्र है, पुष्ट होते हैं ये लोग। हम्म। लेकिन पुष्य वालों की या तो अपने फादर से मेंटल सेपरेशन होती है या फिजिकल सेपरेशन होती है, दोनों में से एक होती है। हम्म। जैसे राम जी की तो फिजिकल सेपरेशन हुई थी। राइट। पुष्य के बाद आता है मगा। मगा वाले अपने पितरों को, अपने एंसेस्टर्स को बहुत ज़्यादा सपने में देखते हैं और उनकी तरह बनते हैं, और उनसे बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं बॉडी वाइज भी, ओके। क्योंकि उसके लॉर्ड है पितर। हम्म। फिर आते हैं फाल्गुनी, पूर्वा एंड उत्तरा फाल्गुनी। ये इन लोगों में थोड़ी सी अक्कड़ होती है, हम्म। अपने पास जो पैसा है, एसेट्स हैं, उन चीज़ों को लेके। और पूर्वा वाले थोड़े से घर में पीस एंड हारमोनी बनाने में नाकामयाब होते हैं, उत्तरा वाले वो भी बना लेते हैं। ओके। पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। हस्त, हम्म। हस्त वालों के हाथ बड़े होते हैं, और हाथ से रिलेटेड जो काम होते हैं उनमें उनका बड़ी महारत होती है, ओके। क्रिएटिव होते हैं। हम्म। चित्रा वाले, चित्रा के लॉर्ड हैं इंद्रदेव। चित्रा एक ऐसा नक्षत्र है कि दो लॉर्ड हैं, इंद्रदेव और विश्वकर्मा। हम्म। दे आर गुड इंजीनियर्स, दे आर गुड क्रिएटर्स। करण जौहर चित्रा नक्षत्र का है। हाँ, पर जिसके नक्षत्र में, जैसे चित्रा नक्षत्र, तो आपने हम्म, कहा इंद्र भी इसके एक लॉर्ड है, हम्म। उनमें एरोगेंस भी होगा बहुत, क्योंकि जितनी मैंने इंद्र भगवान के बारे में स्टोरी सुनी है वो बहुत एरोगेंट है। लेकिन अपनी स्थान को लेके, अपनी कुर्सी को लेकर टेंशन में भी रहते हैं। हाँ, क्योंकि इंद्र भगवान भी सेम थे। ठीक है। चित्रा के बाद आता है स्वाति नक्षत्र। हम्म। स्वाति लॉर्ड वायु का है हम्म। नक्षत्र है। तो ये अपनी भाव में चलते रहते हैं, इनको कोई गवर्न नहीं कर सकता, नॉन कंट्रोलेबल, नॉन गवर्नेबल। ओके। और स्वाति वालों को स्किन की प्रॉब्लम जरूर आती है, या क्यों? हेयर की प्रॉब्लम जरूर आती है, कि वायु का नक्षत्र है ना।
हाँ। वायु का नक्षत्र है। स्वाति के बाद आता है विशाखा। हम्म। इन लोगों की शाखा नहीं होती। हाँ। रतन टाटा विशाखा नक्षत्र के हैं। ओके। इन लोगों के जो बच्चे होते हैं, या तो उनके काम में नहीं आते, या इनसे डिटैच हो जाते हैं, हम्म। या कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है इनके स्पाउस प्रोजेनी के साथ। ओके। उसके बाद है अनुराधा। अनुराधा का मतलब होता है अनु मतलब पीछे, राधा मतलब हम्म। लक्ष्मी। हम्म। ये लक्ष्मी के पीछे भागते रहते हैं, या हम्म। किसी पोस्ट के पीछे भागते रहते हैं, और वहां पे बहुत गलतियां कर देते हैं। ओके। फिर आता है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा वाले अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और दूसरे क्रेडिट खाने की कोशिश करते हैं। हम्म। और ज्येष्ठा वालों की अपने बड़े भाई बहनों से, या अपने साले सालियों से, या ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ से नहीं बनती। ओके। फिर आता है मूल। हम्म। उसमें एंगर बड़ा होता है, और इंटेंशन वाइज बहुत अच्छा नक्षत्र नहीं है। हम्म। पूर्वाषाढ़ा। इन लोगों में रिवेंज लेने की आदत बहुत होती है, थोड़े चिपकू होते हैं, लेकिन उत्तराषाढ़ा ये रिवेंज को प्लानिंग प्लॉटिंग करके लेते हैं। सोच समझ के। हाँ। हम्म। लेकिन इन लोगों को पोल्यूशन से बड़ी चिढ़ मचती है, ये थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, शांति वाली जगह में। अकेले में रहना चाहता है। उत्तराषाढ़ा के बाद आ गया आपका श्रवण। श्रवण का मैंने बताया हम्म। कान सुनते अच्छा है, बोलते अच्छा है, इनका बोलने से रिलेटेड काम हो तो इनके लिए अच्छा होता है। हम्म। धनिष्ठा वालों को धन को लेके बड़े सेंसिटिव होते हैं। हम्म। मारवाड़ी जैसे धन को लेके सेंसिटिव होते हैं ना। धन होना चाहिए, हाँ। सेविंग्स होनी चाहिए। धनिष्ठा वालों को सम्मान मिलने के बहुत चांसेस होते हैं, सरकारी सम्मान। ओके। अशोका अवार्ड हो गया या शतभिषा। हम्म। ये लोग भी अश्विनी की तरह डॉक्टर इंस्टिंक्ट वाले होते हैं, लेकिन थोड़े कंफ्यूज होते हैं। हम्म। शतभिषा के बाद आता है धनिष्ठा, शतभिषा, हाँ, पूर्वा भाद्रपद। इनका एक पैर खराब होता है पूर्वा भाद्रपद वालों का। ओके। एक पैर इनका खराब होता है, कोई ना कोई चलने में गैट में प्रॉब्लम आती है। हम्म। और इनके इनके घर में कलेश बहुत होते हैं, या पेरेंट्स अच्छा। के साथ, एक वाइफ के साथ। ओके। फिर उत्तरा भाद्रपद आता है। इन लोगों को जूड़ा बनाने की, या बाल रखने की, या बालों में क्रिएटिविटी करने की बहुत आदत होती है। हम्म। फिर आता है रेवती नक्षत्र। ये बहुत अच्छा नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। और इन लोगों को इनकी तारीफ करते रहो, ये खुश रहते हैं। ओके। हाँ। बाकी ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब ये सबके मैंने छोटे 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 हम्म। ट्रेड्स बताए हैं, लेकिन ये बहुत मैटर करते हैं। हम्म। इनको लेके आप एक नक्षत्र को लेके मैं 4 घंटे तक बोल सकता हूँ। ओके। और उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा, उसकी अपनी अपनी माइथोलॉजिकल, मतलब माइथोलॉजिकल वर्ड बोलना ठीक नहीं है। हाँ। मेरे को कई बार कमेंट आ जाते, मैसेज आ जाता है, भैया माइथोलॉजिकल वर्ड मत राइट। बोलो। उसके लिए सॉरी। इनकी अपनी अपनी कहानी है, हर हम्म। नक्षत्र की अपनी एक कहानी है। ओके। हर नक्षत्र की अपनी कहानी है, 27 नक्षत्र होते हैं। और ओके। 27 कहानियां हैं। हम्म। कहानियां तो पता नहीं कितनी ज्यादा और भी है। राइट। दो दो जो होते हैं जो 27 के बाहर भी होते हैं। सब 27 के अंदर है। ओके। मैंने मतलब मैं जब रिसर्च कर रहा था अभिजीत तो। अभिजीत 27 के बाहर है। ओके। लेकिन वो 27 के, वो 27 फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन है। हाँ। 27 फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन है। अभिजीत को भी नक्षत्र कंसीडर किया जाता है। ओके। मैंने को बताया ना, वो उत्तराषाढ़ा की 4th पदा में और श्रवण की 1st पदा में आ जाता है। तो नक्षत्र अगर आपको पता चल जाए तो आप मतलब बता सकते हो कि अरे वो इंसान। हर चीज में रेलिवेंट करता है, आपकी हम्म। सेक्स लाइफ में, आपकी वर्किंग लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी रोज की मर्रा की चीजों में, हर चीज में आपका नक्षत्र मैटर करता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर किसी का आपने नक्षत्र देखा हम्म। एंड आपको पता है कि इसके लाइफ में ये इश्यूज हो सकते हैं, हाँ। तो आप उन्हें क्या रेमेडीज देते हो फिर? मैं रेमेडीज तो 3 ही होती हैं, वो। गाइडेंस देता हूँ, और वो रेमेडीज जिस वजह से वो चीज खराब है, वो अब किसी की हस्बैंड या वाइफ से नहीं मिल बन रही, तो मैं उसको बोलता हूँ भाई बनाने की कोशिश करो, हम्म। आर्ग्यूमेंट्स मत करो, उन फोकस ऑन ग्रेटर थिंग्स, डोंट फोकस ऑन माइनर थिंग्स। तो ऐसे ऐसे राइट। करके हम्म। कुछ ना कुछ देते ही हैं, लेकिन गाइडेंस अच्छी हम दे देते हैं उसके बारे में। तो मतलब ये मेरा पूछने का रीज़न ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी की पता है कि लाइफ स्ट्रगल वाली होने वाली है, या जैसे आपने ऑफ द कैमरा हमसे भी काफ़ी सारे बात की थी, तो वो हट जाती है चीज़ें या वो मैनेज नहीं होती नहीं, है? मैनेज होती मतलब जिसके नसीब में जो है वो है, तो होगा ही। वो तो मिलेगा ही मिलेगा। हम्म। और वो जो नसीब वाली चीज़ होती है ये हमारे पास्ट कर्म के वजह से इस लाइफ में हमें मिल वो रही तो है ही। है। ओके।
आई थिंक सो, इसीलिए शायद एस्ट्रोलॉजर्स का रोल इतना इम्पोर्टेंट है। एंड हर कोई राजा भी रखता था एस्ट्रोलॉजर। वो एस्ट्रोलॉजर होता ही था, बिल्कुल होता था। हम्म। दुर्योधन धृतराष्ट्र को जैमिनी ऋषि, जो कि पराशर ऋषि के शिष्य थे, वेद व्यास जी के भी शिष्य थे, वो जैमिनी ऋषि ने बोल दिया था धृतराष्ट्र को कि दुर्योधन आपके कुल के लिए अच्छा नहीं है, इसकी बलि दे दो, ओके, बलि दे दो। इसको मार दो, हाँ। बाकी 99 पुत्र रखो। हम्म। लेकिन वो पहला पुत्र था तो वो कर नहीं पाया, हम्म। और जैमिनी ऋषि ने पहले प्रिडिक्ट कर दी थी महाभारत। ओके। वाओ। और जैमिनी एक एक पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी है जो पराशर से ही निकली हुई है, और इसके भी अपने बड़े अच्छे इफेक्ट्स। ओके, जैसे? मतलब सेम चीज है, लेकिन और भी चीजें ऐड हो जाती हैं उसमें, ओके, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ऐड हो जाती ओके। सर, आपने भविष्य मालिका के बारे में भी बात की। फर्स्टली, भविष्य मालिका क्या है? क्योंकि मैं है। आजकल देख रहा हूँ हर जगह बहुत सारे वीडियोस भी आ रहे हैं इसके ऊपर, बहुत सारे ट्वीट्स देख रहा हूँ मैं। ये एक बुक है जिसमें लिखा है कि 2026 अच्छा नहीं है, और वो एक बहुत बड़े संत महात्मा जी हैं, रिसर्चर हैं, एस्ट्रोलॉजी वगैरह भी करते थे, उन्होंने लिखी है। हम्म। और भविष्य मल्लिका मैं पूरी पढ़ नहीं पाया आज तक, लेकिन 2026 के लॉजिक यही है कि उसमें 4 ग्रहण है और अधिक मास है, हम्म। जो महाभारत में भी 4 ग्रहण और अधिक मास था। तो उनका कहना ये है भविष्य मल्लिका के तौर पे कि फ्लड्स आएंगे, हम्म। वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन होगी, और टाइम बड़ा क्रिटिकल होगा। ओके। हाँ, इसको भी गाइडेंस की तरह ही तो लेना है। मतलब उससे भी डील किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता हाँ, है। गाइडेंस की तरह लो। हम्म। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि टाइम क्रिटिकल होगा। पर 2020 का ऑलरेडी एक साल बहुत मतलब इश्यूज वाला था। क्रिटिकल हो, ओके, उससे भी ज्यादा। हम्म। वर्ल्ड वॉर के चांसेस हैं। देखो, मैंने 3-4 महीने पहले 2026 की अपनी स्टेटमेंट दी थी, हम्म। तब सिर्फ एक वॉर चल रही थी, रशिया यूक्रेन। रशिया यूक्रेन। अब 3 वॉर्स चल रही हैं, हम्म। आर्मानिया अजरबैजान और इजराइल हमास। इस। और एक और वॉर हो सकती है शुरू, हम्म। चाइना और ताइवान। हम्म। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये आप देखोगे होता हुआ। जो आपने वर्ल्ड वॉर वाली बात की, तो हम जियोपॉलिटिक्स वगैरह पे भी बहुत पॉडकास्ट करते हैं। मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट भी है, तो मैं पढ़ते भी रहता हूँ। तो जैसे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 की जब हम बात करते हैं, तो शुरुआत तो इसी तरह से हुई थी कि एक एक कंट्री ऐसे ही थी, फिर उसके बाद में सब जुड़ गए थे। उस टाइम पे भी ऐसे ही मॉल बना हुआ था। ओके। 1939 में तो नहीं, लेकिन 1942 में जो प्लैनेट्स की सिचुएशंस हम्म। थी, वो ऐसी ही थी हम्म। जो अभी है। ओके। और शायद इसराइल हमास वाले वॉर का तो हम एक बहुत रौद्र रूप, मुझे बोलना चाहिए, देखेंगे। अब तो अभी तक तो शुरू भी नहीं हुआ वो ठीक से। हम देखो एंड कैसे। यूएस तो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है उस वॉर में। यूएस, चलो हम इधर वी आर डूइंग एस्ट्रोलॉजी, हम्म। तो वहीं स्टिक रहते हैं। हम्म। लेकिन ये है कि वक्त बुरा है, ओके। वक्त बुरा है, तो बी काम एंड कंपोज, बी अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखो, हम्म। अपनी सेविंग्स अच्छी रखो, और वक्त को निकालो। सर्वाइवल इज द की टू सक्सेस। राइट। हम्म। सर, इस पॉडकास्ट को एक एंड देने के लिए नक्षत्रों के बारे में एंडिंग नोट्स क्या होंगे आपके? शायद जो लोग आपसे जुड़ना चाहे तो क्या उन्हें ध्यान में रखना चाहिए नक्षत्रों को लेकर? सब कुछ ही नक्षत्र है, हम्म। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जोडियक में कुछ भी है, कोई भी प्लेनेट है, कोई भी सेंसिटिव पॉइंट है, वो किसी ना किसी नक्षत्र के अंदर है। तो नक्षत्र के कैरेक्टरिस्टिक उधर होंगे ही होंगे। ओके। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल और थ्रो करता हूँ। मान लो किसी के 7th हाउस में, एग्जैक्ट लगन की डिग्री देख लो, एग्जैक्ट 7th हाउस की डिग्री में पुनर्वसु नक्षत्र आता है, तो उसके सेक्सुअल पार्टनर्स मल्टीपल हो जाएंगे। हम्म। पुनर्वसु, रीसेटलमेंट। ओके। हाँ, इंटरेस्टिंग। अगर उधर उसका चित्रा नक्षत्र आता है, तो वो बायसेक्सुअल हो सकता है, ओके, क्यों ऐसा? क्योंकि 2 लॉर्ड्स हैं चित्रा अच्छा। नक्षत्र के। ओके। विशाखा आता है तो भी वो हो सकता है, डुअल पर्सनैलिटी।
और यही सब चीज़ें 10th हाउस में आएंगी, तो उसके माइंडसेट में, उसके काम में ये चीज़ें आएंगी। तो राइट। आपका कौन सा ग्रह कौन सा नक्षत्र में और किस पोजीशन में है, ये बहुत मैटर करता है। एक ही माँ बाप के पैदा किए हुए बच्चे, एक ही चक्की का आटा खाते हुए बच्चे, एक ही स्कूल में पैदा हुए हुए पढ़ते हुए बच्चे, एक ही जैसा इन्वायरमेंट लेते हुए अलग अलग क्यों निकलते हैं इतने? कोई तो राइट। रीजन होगा। पांडवों और कौरवों में भी वही था, एजुकेशन सेम मिली, सेम फैमिली से थे, कुछ बट तो ड्रास्टिकली डिफरेंट। कुछ तो कोई कोई तो फैक्टर है, और वो फैक्टर कौन सा? नक्षत्रों का खेल है पूरा। राइट। बाकी मैं पढ़ाता भी हूँ, तो कोई पढ़ना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। बिल्कुल सर। तो जिसे भी सर के साथ कनेक्ट करना है आपको, ऑब्वियसली नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बट आप सर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। आई एम श्योर सर आपको रिप्लाई भी जल्दी से कर देंगे। आपको नक्षत्रों के बारे में जानना है, आपके कुंडली के बारे में जानना है, यू कैन जस्ट कांटेक्ट सर। एंड जितना हमने सर से बात किया है ऑफ द कैमरा भी हमने काफ़ी बात की है, एंड बहुत ही हैरत अंगेज कर देने वाली चीज़ें सर ने बताई है। तो यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट सर। ठीक है भाई, हाँ। चलो जय श्री राम। जय श्री राम सर।